देखिए आप लोगों को कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज मैंने बताया हुआ है, एक बार रिवाइज कर देते हैं 2 मिनट में। पहला देखो ये बताया गया है कि अगर ए से बी कोई फंक्शन दिया गया है तो इसको हम लिख सकते हैं ए से बी, एक्स की जगह आप वाई कर दो, वी कर दो, टी कर दो, कुछ भी कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगली प्रॉपर्टी आपको ये बताई गई है कि अगर ए से बी के बीच में किसी फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर दें तो यहाँ लोअर और अपर लिमिट को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाहर एक माइनस साइन आ जाएगा, ये हो जाएगा बी से ए एफ एक्स डी एक्स। इसके बाद आपको ये भी बताया गया है कि अगर ए से बी के बीच में अगर कोई फंक्शन दिया गया है तो इसको ए और बी के बीच में कितने भी पॉइंट्स पे आप अलग अलग ब्रेक कर सकते हो। इसको हम लिख सकते हैं ए से सी प्लस में सी से बी। इसका भी देखिए आपको प्रूफ बताया जा चुका है, इस पर क्वेश्चन भी काफ़ी कराए जा चुके हैं। अगला और काफ़ी ज़रूरी है जो आपके लिए आना चाहिए, ये आपको बताया गया है कि अगर ए से बी के बीच में कोई फंक्शन दिया गया है तो इसको हम लिख सकते हैं ए से बी एफ ऑफ, यहाँ जो एक्स है इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ मैंने आपसे कहा था कि आपको आना चाहिए, याद है, अच्छी बात है। इसका यूज़ कब करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं तो इसके लिए बताया गया है कि अगर आपके फंक्शन का नेचर चेंज होता है या अगर फंक्शन आपका कंटिन्यूस नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, तो यहाँ पे इसको हम ब्रेक करते हैं। इसके लिए आपको ये बताया गया है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में साइन आ जाए, चाहे कॉस आ जाए, चाहे दो अलग अलग फंक्शन आ जाए या सम ऑफ लिमिट दिखे, तो वहाँ पे भी इसका हम यूज़ करेंगे। एक और इसके बाद मैंने आपको बताया हुआ है, अगली जो मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई हुई थी वो ये था कि अगर 0 से 2a एफ एक्स टी एक्स दिया गया है तो इसको हम देखिए लिख सकते हैं ऐसे, 0 से a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ये ध्यान रखिएगा। अब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू अगर एफ एक्स हो तो, अगर माइनस एफ एक्स हो तो ये जो फंक्शन है इसको हम चेंज कर देंगे। जनरली बुक वगैरह में इसी फॉर्म में दिया जाता है, अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के इक्वल हो जाए तो अब देखो ध्यान से, ये भी एफ एक्स हो गया और ये भी एफ एक्स हो गया, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स। और अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की जो वैल्यू है यह माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाए तो उस केस में ध्यान रखिएगा कि यह जो वैल्यू पूरे की पूरी होगी ये 0 हो जाएगा, माइनस और प्लस मिलके कैंसिल कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे देखो क्या है, ये भी आपको बताया जा चुका है कि अगर यहाँ पे वेरिएबल को आप अपर लिमिट माइनस वेरिएबल से रिप्लेस करोगे, करने के बाद जो क्वेश्चन दिया गया अगर वही आपको मिल जाए तो अपर लिमिट को हाफ करके यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर सेम वैल्यू आती है विथ माइनस साइन तो इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये बता चुके हैं। इसके आगे अभी हम चलते हैं। इसके बाद देखिए एक दो प्रॉपर्टी और आपको मैं समझा रहा हूँ। एक तो है कि अगर माइनस ए से ए कोई फंक्शन दिया गया है तो इसकी जो वैल्यू होती है, देखो ध्यान से, ये भी याद करना अच्छी बात है लेकिन कहाँ पे अप्लाई करें ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे देखो माइनस ए से ए दिया गया है तो ये क्वेश्चन देख के काफ़ी सिंपल आप दिमाग लगा सकते हो कि अच्छा यहाँ पे इसका यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो लोअर और अपर लिमिट हमेशा सेम होगा, केवल साइन अलग हो जाएगा। जैसे मान लो कहीं पे लिखा गया है -9 से 9 दे दिया गया है, फंक्शन कोई दिया गया है, कहीं पे लिखा गया है -π से π, कहीं पे लिख दिया गया है सपोज करो 7 से माइनस, तो कहीं पे भी अगर लोअर और अपर वैल्यू दोनों सेम हो, साइन केवल अलग हो, तो इसका मतलब है कि जो प्रॉपर्टी मैं अभी बताने जा रहा हूँ इसका आप यूज़ करोगे। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, इसके लिए इसकी जो वैल्यू होती है इसको हम लिखते हैं 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस, यहीं पे आप इसको एक साथ भी लिख सकते हो, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। ध्यान से समझिएगा, बुक वगैरह में आपको दूसरे फॉर्म में मिलेगा लेकिन ये थोड़ा सा आपको सिंपल लगेगा अगर आपके समझ में आ गया तो। 0 से a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स जो दिया गया है ये, इसकी वैल्यू एफ एक्स हो सकती है, इसकी वैल्यू माइनस एफ एक्स हो सकती है। तो इसी के हिसाब से इस पूरे को आप लिखोगे, इस पूरे को हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स हो जाए, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स हो जाए, ये वाला केस,
तो यहाँ पे भी एफ एक्स है, यहाँ पे भी ये एफ एक्स हो जाएगा, तो एफ एक्स प्लस एफ एक्स ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एफ एक्स, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स, यानी माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स जो होगा, अगर x को आप माइनस एक्स से रिप्लेस करो, करने के बाद जो क्वेश्चन था वही आ जाए, यानी इसको आप बोलते हैं फंक्शन आपका इवन हो। इसी को आप लिख सकते हैं कि एफ एक्स इवन फंक्शन हो। तो अगर कोई फंक्शन इवन होता है तो माइनस ए से ए तक आप इंटीग्रेट करो या 0 से a तक करो, जो आया उसका आप ट्वाइस कर दो। क्यों करोगे ये भी आप देखते चलो। जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, cos x का सपोज करो, माइनस π/2 से π/2 के बीच में cos x को इंटीग्रेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा एरिया आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर हम ये वाला एरिया निकाल लें 0 से π/2 तक, तो जितना ये वाला एरिया होगा वही इतना हो जाएगा। तो अगर कहीं पर लिखा गया माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में cos x को इंटीग्रेट करना है, तो इसकी जो वैल्यू होगी ये हो जाएगा 0 से π/2 हम निकाल दें, ये वाला पोर्शन जो आएगा इसका हम ट्वाइस कर दें cos x dx। तो ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि cos x आपको पता है इवन फंक्शन है, तो अगर इवन फंक्शन होगा तो ट्वाइस करके लोअर लिमिट को हम 0 कर देंगे। ऐसे देखो अगर f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स हो जाएगा, f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू अगर माइनस एफ एक्स हो जाए, यानी इसी को हम बोल सकते हैं कि फंक्शन अगर आपको ऑड हो जाएगा तो उस केस में ये एफ एक्स है और ये माइनस एफ एक्स, तो एफ एक्स माइनस एफ एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 0। तो बेसिकली जिस फॉर्म में दिया रहता है वो ये होता है माइनस ए से ए एफ एक्स टी एक्स जो होता है इसकी वैल्यू ये होती है। इसी को आप ऐसे याद कर सकते हो, इस फॉर्म में क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। तो इसमें बस ये आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो फंक्शन जो दिया गया है वह इवन है या ऑड है। अगर ऑड होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आंसर आपको 0 लिखना है। अगर इवन होगा तो जो माइनस वाला लिमिट है उसको आप 0 करके ट्वाइस कर दोगे, बशर्ते ये ध्यान रखिएगा कि माइनस ए से ए ही होना चाहिए, मीन्स लोअर और अपर लिमिट दोनों सेम होना चाहिए विथ माइनस साइन। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए इस पे क्वेश्चन है तो आप कई सारे कर सकते हो, आपके ऊपर है। मान लो एक क्वेश्चन मैंने लिखा माइनस पाई से पाई, सपोज करो मैंने यहाँ लिख दिया साइन एक्स। अब यहाँ पे लोअर अपर लिमिट सेम है तो इसका मतलब आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए कि फंक्शन कैसा है। साइन एक्स देखो, अगर हम यहाँ पे एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो साइन माइनस एक्स की वैल्यू होती है माइनस साइन एक्स, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स की जो वैल्यू है ये माइनस एफ एक्स हो गया, यानी ऑड फंक्शन हो गया। तो आपको सॉल्व नहीं करना है, इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी। आप चाहे तो ग्राफ से इसको समझ सकते हो, माइनस पाई से पाई तक जाना है। देखो ये हो गया 0 से पाई और यहाँ पे हो जाएगा 0 से माइनस पाई। अगर हम इधर चलें तो जितना यहाँ पे प्लस में वैल्यू होगी उतनी यहाँ माइनस में हो जाएगी, दोनों का सम जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो ऑड फंक्शन जो होता है इसलिए इनकी वैल्यूज हमेशा 0 आती हैं माइनस ए से ए के बीच में। इस पर मैं एक दो क्वेश्चन आपको कराऊँ, लेकिन इससे पहले देखिए अगली प्रॉपर्टी ये ध्यान से समझिएगा। मान लो कोई फंक्शन दिया गया है एफ एक्स और ये फंक्शन जो है सपोज करिए ये पीरियोडिक है, इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन। कोई फंक्शन दिया गया है पीरियोडिक है, आई थिंक सबको पता होगा कि ये क्या होता है। ऐसा फंक्शन जो अपने आप को रिपीट करता है सेम इंटरवल के बाद, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद सेम वैल्यू के साथ और सेम डायरेक्शन के साथ, सेम डायरेक्शन में। तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। जैसे साइन एक्स अगर है तो साइन एक्स को ध्यान से देखो आप, तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरी वैल्यू होती है 0 से 2 पाई। यहाँ चलना 0 से आप चलना शुरू किए थे, वापस 0 पे आ गए, ऊपर की ओर आप जा रहे थे, वापस यहाँ ऊपर जा रहे हो। अब इसके बाद देखो ध्यान से, इसी को अगर आप क्रैप करो तो आगे अगर हम बढ़ाते जाएँ तो ये पूरा फंक्शन आपको मिल जाएगा। तो ये बार बार यही वैल्यू रिपीट कर देगी जो कि यहाँ शुरू में दिया गया है। तो ऐसा फंक्शन जो बार बार अपने आप को रिपीट करे इसी को हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। और वह इंटरवल जितने में यह अपने आप को रिपीट करता है उसको बोलते हैं इस फंक्शन का पीरियड। इसका मतलब ये हुआ कि साइन एक्स जो होता है पीरियोडिक फंक्शन होता है, पीरियड आपको पता ही है। ऐसे ही कई सारे फंक्शंस होंगे आपको पता होगा। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर कहीं पे साइन एक्स है तो यहाँ पे जो वेरिएबल है इसमें अगर हम पीरियड को प्लस कर देंगे तो फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी साइन एक्स जो है साइन एक्स की वैल्यू साइन 2 पाई प्लस एक्स के इक्वल होता है। तो अभी उसी पे बेस में प्रॉपर्टीज आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर मान लो एफ एक्स कोई फंक्शन दिया गया है और ये आपको पता है कि जो फंक्शन है यह पीरियोडिक है, इसका अगर पीरियड भी हम ले लें विथ
पीरियड मान लेते हैं, यहाँ पे कैपिटल की मैंने मान लिया। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे इसमें 2-3 प्रॉपर्टीज आती हैं। इसमें जो पहला आता है सबसे पहले ये है कि 0 से मान लो कहीं पे ये लिखा गया है n3 fx dx। समझिएगा ध्यान से, fx एक फंक्शन है, आपको पता है कि ये फंक्शन पीरियाडिक है और ये भी पता है इसका पीरियड ये है। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल, कहीं पे मान लो लिखा गया है 0 से 100π और यहाँ मान लेते हैं sin x है। तो देखो ध्यान से, आपको पता है कि sin x जो होता है पीरियाडिक फंक्शन होता है और इसका पीरियड 2π होता है। तो यहाँ पे यह जो अपर लिमिट है इसको अगर हम ऐसे लिखें, 0 से पीरियड को हम अलग कर लेते हैं, यहाँ पे 2π है तो इसको हम अलग कर लेते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको sin x dx। तो पहला वाला जो प्रॉपर्टी इसकी होती है वो ये होती है कि 0 से n की अगर fx dx की वैल्यू निकालनी है, ये हमको पता है कि ये जो फंक्शन है इसका पीरियड ये है। तो पीरियड के अलावा जो वैल्यू यहाँ पे दिख रही है इसको आप यहाँ पे लेते हो, यानी 0 से n की fx dx जो होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी n टाइम्स, n को आप आगे लेके आइए, 0 से की fx dx, ये पहली प्रॉपर्टी हो जाती है। यानी यहाँ फिर से आप देखो 100π है, आपको पता है कि इसका पीरियड ये होता है, तो पीरियड के अलावा जो भी वैल्यू है इसको आप यहाँ पे लेते हो। इस पूरे को हम ऐसे लिख सकते हैं 50 टाइम्स 0 से 2π sin x dx। अच्छा, इसको आप समझ भी सकते हो, ध्यान से आप देखो यहाँ पे, अगर इसको एक्सप्लेन करो आप तो ये काफ़ी सिंपल होता है। जैसे देखो मान लो sin x की ही बात करें, ये 0 से 2π होता है, इसके बाद देखो ये हो गया यहाँ पे 4π, देन ये हो गया 6π, इतने से आपके समझ में आ जाएगा। ये मान लेते हैं 8π है। तो मान लो आपसे कोई क्वेश्चन ये करता है कि 0 से 8π तक sin x को आप इंटीग्रेट करो, तो 0 से 8π का मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो अगर आप ध्यान से दिमाग पे जोर डालो तो यहाँ से अगर हम यहाँ तक की वैल्यू निकाल लें तो हम ये बोल सकते हैं कि जो वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है वही वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, फिर वही वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है और फाइनली वही यहाँ से यहाँ तक भी है। तो अगर एक पोर्शन हम निकाल लें तो उसका अगर हम 4 टाइम्स कर देंगे तो पूरी वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो इसी को अगर हम ऐसे समझें कि 0 से यहाँ पे 8π जो है sin x यहाँ पे लिखा गया है, sin x का पीरियड आपको पता है 2π होता है। तो अगर हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 4 देखिए यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 टाइम्स 0 से 2π sin x dx। वही यहाँ पे बताया गया था कि ये वाला पोर्शन आप निकाल दो 0 से 2π के बीच में, 4 टाइम्स कर दीजिए तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी पूरी। तो ये पहला देखो था कि 0 से n की अगर दिया गया है fx dx तो इसको हम लिख सकते हैं n टाइम्स 0 से t fx dx। क्या लिखिएगा, इस फंक्शन का पीरियड ये है। अच्छा, इसी में आगे देखो, इसी में आगे देखिए, या एक दो एग्जांपल पहले और देखो। जैसे मान लो कहीं पे अगर ये दिया गया है 0 से ये मान लो एक फंक्शन दिया गया है e⁻x - EIF of x dx, 0 से 50 तक जाना है। तो x - EIF of x को हम लिख सकते हैं e⁻fraction of x 0 से 1 तक। अब ये आप लोग को सबको पता होगा कि फ्रैक्शन ऑफ x जो होता है एक पीरियडिक फंक्शन होता है, इसका पीरियड 1 होता है, ये होता है। तो 0 से 50 तक आपको जाना है। ये फ्रैक्शन ऑफ x का ग्राफ बनाया है, e और फ्रैक्शन ऑफ x का ध्यान रखिएगा। तो फ्रैक्शन ऑफ x क्योंकि पीरियडिक फंक्शन है, इसका पीरियड 1 होता है। तो यहाँ पे ये जो 50 लिखा हुआ था, इस 50 को हम लिख सकते हैं 50 × 1। अब चूंकि इस फंक्शन का पीरियड 1 होता है तो 1 को रहने देते हैं, बाकी वैल्यू को हम यहाँ लेते आते हैं। यानी इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 50 टाइम्स 0 से 1 e⁻ फ्रैक्शन ऑफ x dx। अब ये भी आप लोग को पता होगा सबको कि फ्रैक्शन ऑफ x जो होता है वह x के इक्वल हो जाता है अगर x की वैल्यू हम 0 और 1 के बीच में लें। मीन्स इन बिटवीन 0 and 1 फ्रैक्शन ऑफ x विल बी इक्वल टू x।
तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 50 टाइम्स 0 से 1 ई पावर फ्रैक्शन ऑफ एक्स जो था ई पावर एक्स हो जाएगा। अब ई पावर एक्स का पता है आपको कि ई पावर एक्स होता है, वैल्यू हम रख देंगे तो ऐसा रह जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पहली प्रॉपर्टी थी पीरियडिक फंक्शन का कि अगर 0 से n तक है तो पीरियड के अलावा जो भी वैल्यू है उसको आप आगे लेके आओगे। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि n जो यहाँ पे है ये इंटीरियर होना चाहिए। ये n जो यहाँ पे है, ये n जो है वह इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा, अब इसी का थोड़ा सा जनरल फॉर्म में आपको बताऊँ, इसी का अगर मैं थोड़ा सा जनरल फॉर्म आपको बताऊँ तो देखो क्या होगा। अगला मान लो 0 ना देके यहाँ पे a दे दिया गया है, a से मान लेते हैं यहाँ a प्लस एन टी दिया गया है एफ एक्स टी एक्स। सेम है, एफ एक्स एक पीरियडिक फंक्शन है, पीरियड आपको पता है यहाँ पे टी है, तो a से a प्लस एन टी तक की वैल्यू पूछी जा रही है। एक एग्जांपल लेके फिर से बता रहे हैं। एग्जांपल सिंपल सा मान लो साइन एक्स का ही लेते हैं या चेंज कर देते हैं, मान लेते हैं सिंपल एक लेते हैं फ्रैक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू। आपसे कहा जा रहा है कि 4 से लेके 9 तक फ्रैक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू बताइए। आपको क्या पता है कि फ्रैक्शन ऑफ एक्स जो होता है पीरियडिक होता है, इसका पीरियड 1 होता है। तो इसको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं 4 से 9 को हम लिख सकते हैं 4 प्लस 5 फ्रैक्शन ऑफ एक्स। अच्छा, चूंकि फ्रैक्शन ऑफ एक्स का जो पीरियड होता है 1 होता है, तो यहाँ पे 5 को देखो ध्यान से 5 इंटू 1 भी हम लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से ये वाला इस फॉर्म का हो गया है ना। तो 4 से 9 तक के बीच में फ्रैक्शन का आप सम निकाल लो। ये देखो 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके है। 4 से लेके आप 9 तक का सम निकालो, या इसी को हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि आप यहाँ से इसको यहाँ लेते आओ 0, अब 0 से 5 तक का सम निकाल लो। 4 से 9 के बीच में कितने एंगल आपके बनेंगे, एक यहाँ देखो बन गया 4 से 5 के बीच में, फिर ऐसे 5 से 6 के बीच में बनेगा, 6 के बाद में यहाँ बना दो 6 7 8 9, ये देखो ध्यान से ऐसे बनता चला जाएगा। समझ में आ रहा होगा। तो एक यहाँ बना, एक यहाँ बना, यहाँ 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 5 बन गया। तो 4 से 9 तक ना निकाल के अगर हम मान लो कि यहाँ से यहाँ तक निकाल लें, 5 तक निकाल लें, तो भी तो आपका आंसर वही आएगा। भाई 5 आपको चाहिए, सबका आपका एरिया सेम ही दिख रहा है क्योंकि बेस सेम है और हाइट सेम है। तो उसी के बेस अगली प्रॉपर्टी है कि अगर a से a प्लस एन टी तक किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे वह नंबर जो कि कॉमन दिख रहा है, अगर ऊपर और नीचे से हम माइनस कर दें, ऊपर से भी और नीचे से भी अगर हम माइनस कर दें, तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a से a प्लस एन टी की वैल्यू वही होगी जो कि 0 से एन टी तक एफ एक्स इंटू एक्स का होगा। ये दोनों में कॉमन था, ऐसे भी आप समझ सकते हो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना होता है, तो यहाँ से ये प्लस में आएगा माइनस में आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी। अच्छा, अब चूंकि एफ एक्स आप जानते हो कि पीरियडिक फंक्शन है, तो यहाँ से पीरियड के अलावा जो वैल्यू है ये आगे आ जाएगा। तो इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं एफ एक्स डी एक्स। तो ये अगली प्रॉपर्टी होती है। यहाँ देखो 0 था, यहाँ 0 नहीं था, लेकिन लोअर लिमिट और अपर लिमिट में एक नंबर कॉमन था, तो जो नंबर सेम है उसको आप माइनस कर दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो, अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम 4 यहाँ से और यहाँ से माइनस कर दें तो इसकी वैल्यू सेम होगी जो कि 0 से 5 के बीच में फ्रैक्शन ऑफ एक्स की होगी। अच्छा, 0 से 5 के बीच में यहाँ फ्रैक्शन ऑफ एक्स पीरियड 1 होता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से 1, 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शन ऑफ एक्स लिखो, चाहे आप एक्स लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये दूसरा था। इसके बाद देखिए आगे इसी में, और अगर मान लो ये दिया गया है कि यहाँ पे मान लेते हैं कोई फंक्शन दिया गया है एफ एक्स जो कि पीरियडिक है, और ये मान लेते हैं एम टी से लेके एन टी तक इसको इंटीग्रेट करना है। एक फंक्शन है जो कि पीरियडिक है और आपको इंटीग्रेट करना है इन दोनों के बीच में। एक एग्जांपल फिर देखो यहाँ पे लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं ऊपर वाली। मान लीजिए क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि 10 पाई से लेके 16 पाई तक आपको साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है। ये लगभग सेम है जो पिछला वाला था, केवल लिखने का तरीका देखो चेंज हो रहा है। यहाँ पे एफ एक्स पीरियडिक फंक्शन है, इसका पीरियड आपका ये है। जैसे यहाँ पे साइन एक्स है, साइन एक्स पीरियडिक फंक्शन है, इसका पीरियड होता है 2 पाई, तो इसको हम देखो ऐसे लिख सकते हैं। 10 पाई को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2 पाई।
और यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 2 पाई साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे देखो ध्यान से m की वैल्यू ये हो गई और n की वैल्यू ये हो गई। तो अगर यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू को हम नीचे से और ऊपर से माइनस कर दें, नीचे वाली वैल्यू को अगर हम नीचे से और ऊपर से माइनस कर दें, यानी यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू जो है ये है, अगर इसको हम नीचे से और ऊपर से माइनस कर दें तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह जो वैल्यू होगी 0 से 16 पाई के बीच में साइन एक्स का इंटीग्रेशन, सॉरी 10 पाई से, ये हो जाएगा 0 से 6 पाई के बीच में साइन एक्स के इंटीग्रेशन के इक्वल होगा। 10 पाई मैंने यहाँ से माइनस किया और 10 पाई ही मैंने यहाँ से माइनस कर दिया, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो उसी पे बेस ये वाली प्रॉपर्टी है कि अगर कोई फंक्शन है पीरियोडिक है, इसका पीरियड अगर ये है, अगर एंट्री से एंट्री के बीच में इंटीग्रेट करना है तो एंट्री को अगर हम यहाँ से और यहाँ से माइनस कर दें तो क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एंट्री से आपको आप यहाँ से माइनस करो तो 0 हो जाएगा, यहाँ से अगर हम माइनस करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा n माइनस एम की एफ एक्स डी एक्स। और फिर से चूंकि फंक्शन पीरियोडिक है, इसका पीरियड ये है, तो पीरियड के बाद की वैल्यू को आप यहाँ लेते आइए, इसको हम लिख सकते हैं n माइनस एम 0 से t एफ एक्स इंटू एक्स। समझ में आ गया होगा? तो इसको आप जल्दी से कॉपी करो, फिर आगे बताते हैं। अच्छा, इसी पे बेस देखो, एक आखिरी प्रॉपर्टी भी इसी बेस देख लीजिए। हालांकि नहीं भी जानोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन जान लेंगे तो अच्छी बात है। सारे देखो अलग अलग इसमें बताए गए हैं। एक मान लो कि कोई फंक्शन दिया गया है एफ एक्स, ध्यान से समझिएगा, ए से बी के बीच में इसको इंटीग्रेट करना है। आपको पता है फिर से कि फंक्शन पीरियोडिक है, इसका पीरियड कितना है। तो अगर मान लो यहाँ पे मैंने एन की को प्लस कर दिया और यहाँ पे भी प्लस कर दिया, जो नंबर आपने यहाँ प्लस किया है वही नंबर आपने यहाँ प्लस किया है। आपको फॉर्मूला पता है कि इंटीग्रेट करने के बाद हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऊपर वाले में से हम नीचे वाले को माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद कैंसिल हो जाएगा। मतलब अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा इस फॉर्म में, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो ध्यान रखिएगा a से b एफ एक्स डी एक्स के इक्वल होगा अगर फंक्शन एफ एक्स आपका पीरियोडिक है विथ पीरियड दिस। तो अगर फंक्शन पीरियोडिक है तो पीरियड को ऊपर और नीचे अगर हम प्लस भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया पीरियोडिक फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज, इसको ध्यान रखना आप सब लोग। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन और आपको बताएं, ई पावर एक्स का भी मैंने आपको बताया था। मान लो कि उसी पे बेस एक क्वेश्चन मैंने लिया 0 से 10 तक, मान लेते हैं ई पावर, यहाँ पे सपोज करो 2x दे दिया गया। अब 2x दे दिया गया तो देखो ध्यान से, पहले तो आपको पीरियड निकालने आना चाहिए, नहीं तो आप क्वेश्चन गलत कर दोगे। फ्रैक्शन ऑफ एक्स पीरियडिक होता है, पीरियड 1 होता है, लेकिन यहाँ फ्रैक्शन किसका है, एक्स का नहीं है, 2x का है, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो हाफ हो जाएगा, तो यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है पहले इसको आप हाफ के फॉर्म में लिखना सीखो। इसको हम देखो लिख सकते हैं 0 से लेके, पहले तो यहाँ हाफ कर देते हैं। अब हाफ करेंगे तो यहाँ पे 10 था, क्या करना होगा, यहाँ पे 20 करना होगा, कैंसिल हो गया, 10 हो जाएगा। अब ये हो गया 0 से 2x फ्रैक्शन ऑफ एक्स dx। अब यहाँ देखो इस फंक्शन का ये पीरियड हो गया, तो पीरियड के बाद की वैल्यू को हम यहाँ देते आते हैं, ये हो जाएगा 20 टाइम्स 0 से हाफ e टू द पावर फ्रैक्शन ऑफ 2x dx। फिर से आपको पता है कि 0 से हाफ के बीच में इस पूरे की वैल्यू x के इक्वल हो जाएगी, तो e पावर 2x हो गया, बाकी आप सही कर देंगे। तो पीरियड आपको आना चाहिए निकालने, अगर आता है तो फिर इस प्रॉपर्टी का आप यूज़ करेंगे इस तरीके से। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन जो दिया होता है उसको आप इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं। ध्यान रखिएगा, हर एक फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। डिफरेंशिएट तो फिर भी आप कर लेते हैं, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि फंक्शन को आप इंटीग्रेट करो तो आप नहीं कर पाते हो। जैसे मान लो एक सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूँ, e टू द पावर एक्स स्क्वायर। अगर आपसे ये कहा जाए कि फाइंड द डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएट द फंक्शन e टू द पावर एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है, सिंपल है। इसको अगर हम x बोलें तो e पावर x का हो जाएगा e पावर x
चेन रूल लगा देंगे, जिसको आपने x बोला हुआ है इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ गया 2x e टू द पावर एक्स स्क्वायर। लेकिन मान लो अगर मैं आपसे अब ये कहूँ कि e टू द पावर एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करूँ नहीं कर पाओगे। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करें? सपोज करो एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, एक फंक्शन आपको दिया गया है, आपसे कहा जा रहा है कि ए और बी के बीच में इस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करिए, और आपको पता है कि जो फंक्शन दिया गया है ये इंटीग्रेबल नहीं है, मीन्स इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वो कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर कोई फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो हम कंसेप्ट यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये होता है एस्टिमेशन कंसेप्ट, एस्टिमेशन फॉर्मूला बोल सकते हो। यहाँ पे देखो दो तीन चीज़ें होती हैं। पहली चीज, अगर मान लो ये आपको पता है इफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 बिटवीन क्लोज इंटरवल a टू b, एफ एक्स कोई फंक्शन है जो कि 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है का मतलब क्लियर होगा, प्लस में है। ये मान लेते हैं एफ एक्स कोई फंक्शन है जो कि a और b के बीच में डिफाइन है। तो देखो ध्यान से, एफ एक्स की वैल्यू अगर 0 से बड़ा है, मतलब कोई फंक्शन जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो यह फंक्शन एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया बनाएगा, ध्यान से देखो ये हमेशा प्लस में होगा। मतलब कहने का ये है कि इस फंक्शन को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे ए और बी के बीच में, तो ये भी 0 से बड़ा ही होगा, हमेशा होगा, है ना। कुछ नया नहीं था, अजीब सा था, सिंपल सा पता है आप लोग को। दूसरा देखो, इसी में अगर मैं एक और फंक्शन लेता हूँ, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एक्स है बिटवीन ए कॉमा बी, एफ एक्स ये फंक्शन है। एक दूसरा फंक्शन मैं लेता हूँ, मान लो इसी में ये मान लेते हैं जी एक्स है दूसरा फंक्शन। अब ग्राफ में आपको दिख रहा है कि एफ एक्स की वैल्यू जी एक्स से ज़्यादा है, एफ एक्स ऊपर है जी एक्स नीचे है, ए और बी के बीच में ये हो गया, ए और बी के बीच में। तो देखो ध्यान से, जी एक्स जो है वह एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया बनाएगा वो ये होगा, और यह जो एरिया होगा यह एफ एक्स वाले एरिया से कम होगा। यानी अगर एफ एक्स की वैल्यू जी एक्स से ज़्यादा है ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा ए और बी के बीच में, यह भी ज़्यादा होगा जी एक्स के इंटीग्रेशन से ए और बी के बीच में। अगर कोई फंक्शन जो है वह दूसरे से ज़्यादा है, तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन जो होगा वह भी दूसरे वाले से ज़्यादा ही होगा किसी भी दो सेम पॉइंट के बीच में। तो इसका देखो यूज़ कहाँ पे करना होता है। मान लो कोई फंक्शन आपसे पूछा जाए, मान लो आपसे ये कहा जाए कि इस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करो या इसको आप इंटीग्रेट करो, आपको नहीं पता है इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, तो उससे मिलता जुलता एक दूसरा फंक्शन लेते हैं जिसका कि इंटीग्रेशन आपको पता हो, उसका यूज़ करके हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे अभी एक आध क्वेश्चन बताएंगे आपको। अगला देखिए, इसी में इसी में आता है रेक्टेंगल कंसेप्ट। इसमें देखो क्या होता है, समझिएगा इसको ध्यान से। मान लो ये दिया गया है कि एफ एक्स कोई फंक्शन है, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड बिटवीन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। एफ एक्स कोई फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है ए और बी के बीच में, और इफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स बिटवीन ए कॉमा बी जो है वो दिया गया है, एम है और कैपिटल एम है। क्या बोल रहे हैं देखो, एफ एक्स कोई फंक्शन दिया गया है ए और बी के बीच में। मान लेते हैं कि फंक्शन आपका कुछ ऐसे है, एफ एक्स एक फंक्शन दिया गया है जो कि ए और बी के बीच में डिफाइन है।
इस फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है। ये देखो ध्यान से, ग्राफ आपका सबसे नीचे यहाँ तक आ रहा है और सबसे ऊपर यहाँ तक जा रहा है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है ये वाली, ये आपको पता है, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल m है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है ये आपको पता है, यहाँ से यहाँ तक ये कैपिटल M है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसा है, फंक्शन आपका a और b के बीच में कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो a से b के बीच में जो fx होगा, fx का इंटीग्रेशन a से b के बीच में, मतलब ध्यान से देखो ये वाला पूरा एरिया आपसे पूछा जा रहा है। तो यह जो एरिया होगा ये हमेशा ज़्यादा होगा किसके, ये जो मिनिमम वैल्यू है यहाँ पे, ये ए और बी के बीच में जो एरिया बनाएगा, देखो ध्यान से वो इतना एरिया बना रहा है। तो ये एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पे देखो ये एम है और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ए है, ये पूरा बी है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, बी माइनस ए। तो इसी के बेस ये कंसेप्ट होता है कि ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में एफ एक्स का जो एरिया होगा ये हमेशा ज़्यादा होगा जो मिनिमम वैल्यू है, इससे जो एरिया बनेगा, जो रेक्टेंगल बनेगा, यानी ये वाला एरिया, इससे तो ये ज़्यादा है ही, जो कि ऊपर दिख रहा है, यानी ये ज़्यादा होगा किससे, एम टाइम्स बी माइनस ए से। और ये कम होगा किससे, अगर हम मैक्सिमम वाला पॉइंट लें और यहाँ से रेक्टेंगल देखें, तो अब देखो ध्यान से, रेक्टेंगल आपका ये बन गया, ये पूरा। तो अब ये वाला एरिया जो होगा, जाहिर सी बात है कि एफ एक्स के एरिया से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये और ये फालतू आ गया, यानी ये कम होगा कैपिटल एम बी माइनस ए से। तो यही होता है रेक्टेंगुलर कंसेप्ट। अगर इक्वल होगा तो ये इक्वल हो जाएगा, अगर सीधी लाइन होगी तो बेसिकली कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई फंक्शन दिया गया, फिर से समझो आप, ए से बी के बीच में एफ एक्स को अगर इंटीग्रेट करना है, आपको पता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू स्मॉल m है, तो ये हमेशा ज़्यादा होगा किससे, जो मिनिमम वैल्यू है, और जो लिमिट का डिफरेंस है b माइनस ए, इससे ज़्यादा होगा, हमेशा ज़्यादा होगा, और हमेशा कम होगा इससे, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, उसके बाद फिर से लिमिट का डिफरेंस है, इक्वल टू साइन आप चाहे तो लगा दो। अब इसका हम यूज़ कहाँ पे करें, देखो ध्यान से, अगर कोई फंक्शन आपको पता है जो कि कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, तो ऐसे केसेस में ये कंसेप्ट काफ़ी यूज़फुल होता है। अगर कोई फंक्शन दिया गया है जो कि आपको पता है कि फंक्शन आपका लगातार इंक्रीज कर रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है या कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग है, तो ऐसे केसेस में हम इसका यूज़ काफ़ी कर लेते हैं, काफ़ी यूज़फुल होता है। जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल मैं लूँ, एक क्वेश्चन दिया गया है, मान लो 0 से π/2 तक sin x अपॉन x को इंटीग्रेट करना। अब sin x अपॉन x जो है, देखो ध्यान से, इंटीग्रेबल फंक्शन नहीं है, इसको अगर सॉल्व करना हो तो आप नहीं कर पाओगे। तो अब करें क्या, हम ये चेक करते हैं फंक्शन आपका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग तो नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो फंक्शन दिया गया है मान लेते हैं इसको एफ एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू अगर हम साइन एक्स अपॉन एक्स माने, तो यहाँ देखो ध्यान से, इस फंक्शन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, एक्स को लिखेंगे, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स को लिखे, एक्स का वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स में बताया गया है, वहाँ पे साइन एक्स अपॉन एक्स, टेन एक्स अपॉन एक्स मैंने कहा था, क्वेश्चन IIT में आ चुका है, वो बताया भी गया है। इसको देखो सॉल्व करने के लिए आगे हम क्या करें, अगर इसमें से ऊपर से हम cos x कॉमन ले लें, तो यहाँ बचा x माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा, टेन एक्स हो गया अपॉन में एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब 2 मिनट और देखो ध्यान से, यहाँ पे 0 से π/2 के बीच में cos x हमेशा प्लस में होगा, क्योंकि 0 से π/2 के बीच में x तो प्लस होना ही है, एक्स स्क्वायर भी प्लस में होगा। यहाँ पे x माइनस टेन एक्स है, तो x माइनस टेन एक्स, देखो ध्यान से, आपको याद होगा कि टेन एक्स जो होता है वो बड़ा होता है x से, साइन एक्स जो होता है वो कम होता है x से, ये सब चीज़ें बताई जा चुकी हैं। तो टेन एक्स की वैल्यू ज़्यादा है x से, तो कम में से अगर हम ज़्यादा माइनस करेंगे तो ये पूरी की पूरी जो वैल्यू होगी माइनस में आ जाएगी, ये प्लस और ये माइनस हो गया। तो यहाँ से देखो क्या मिल गया कि f प्लस एक्स जो है वो लेस देन 0 हो गया,
मतलब फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। अब जब फंक्शन आपका डिक्रीजिंग हो गया, कौन सा फंक्शन, साइन एक्स अपॉन एक्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ग्राफ देखो ध्यान से, फंक्शन जो कि डिक्रीजिंग है तो ये कुछ ऐसे आएगा, इस तरीके से। मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब एक्स की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, एक्स बढ़ाने से वैल्यू कम होगा। और मिनिमम कब होगा, जब एक्स की वैल्यू π/2 होगी। तो मिनिमम वैल्यू साइन एक्स अपॉन एक्स का जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम को स्मॉल m बोले, तो ये कितना हो जाएगा, साइन किस पॉइंट पे होगा, π/2 पे होगा, तो साइन π/2 अपॉन एक्स की जगह ये हो गया π/2। ये देखो ध्यान से कितना आ गया, ऊपर 1, ये हो गया 2 अपॉन पाई, स्मॉल m की वैल्यू। ऐसे अगर हम कैपिटल M निकालेंगे तो कैपिटल M मतलब मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगा, 0 पे होगा, तो 0 तो यहाँ हम रख नहीं सकते हैं नीचे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिमिट का यूज़ कर देंगे, x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स। अच्छा ये 1 हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू हो गया 1, मिनिमम वैल्यू हो गया ये, है ना, m पता चल गया, कैपिटल M पता चल गया। तो जब ये पता चल गया तो अब देखो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो गया आपका। कैसे, ये पूछा जा रहा है, आपको पता है कि इसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी किससे, इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी कितनी है, 2 अपॉन पाई इंटू क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/2 में से 0 को माइनस कर देते हैं। और ये हमेशा कम होगा किससे, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, फिर यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, π/2 माइनस 0 इक्वल टू साइन लगाना आप लगा लो। यानी इस पूरे फंक्शन को अगर हम आई बोलें तो आई की वैल्यू देखो ध्यान से कैंसिल हो गया, 1 से हमेशा ज़्यादा होगा, और यहाँ पे π/2 से हमेशा कम होगा। तो ऐसे रेक्टेंगुलर का या बाकी जो भी बताए हैं 2-3, इसका आप यूज़ करके आप ये देख सकते हो कि फंक्शन जो आपका दिया गया है जो कि इंटीग्रेबल नहीं है, उसको हम कैसे सॉल्व करें। तो इसको देखिए, बाकी फिर आगे आपको हम बताते हैं। थैंक यू।